नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 27 में आज हम आपके लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। और ये बीपीएससी टीआरई में इस तरह के प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। और ये जो पेपर है आज हमने जो आपके सामने प्रश्न लेके आए हैं, जीएस पार्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चन हैं, पीआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं। और ये मैथ के लिए जो है पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में 6 से 8 मैथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड में जो मैथ के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे हमने उन्हें भी रखा है। और ओवरऑल ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे आयोग बहुत बार बार पूछ रहा है। तो और आज की क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको आप अच्छे से तैयार कर ले। परीक्षा में लगभग ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है। 2 बल्ले और 20 गेंद की कीमत 4200 रुपये है। 1 बल्ला और 1 गेंद की कीमत बताइए। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे हम एक्स और वाई के टर्म में मान लेते हैं। बाकी कई सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन आपको मेन चीज़ें तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो के बाद आपको जो है मैथ के टॉपिक वाइज ही सब जो है टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई मान लिया है बल्ले और गेंद की कीमत को। तो 5x और 18y पहले केस में दिया गया है कि जो है 5 बल्ले और 18 गेंद यानी 5x प्लस 18y बराबर 6500 हो गया। 5x प्लस 18y बराबर 6500 हो गया। उसके बाद जो है 2 बल्ले यानी और 20y, 2 बल्ले और 20 गेंद और इसकी कीमत है 4200 रुपये। इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स और वाई का हम यहाँ पे मान निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है आपके लिए। तो 5x प्लस 18y बराबर 6500। और दूसरा इक्वेशन ये है, हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 10y बराबर 2100 आ गया। अब इसको क्या किया हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है और टर्म है पूरा वो बराबर हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का मान हम यहाँ पे जो है निकालेंगे तो y का मान आएगा 125। फिर हम यही वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे x प्लस 10y बराबर 2100 है, तो यहाँ पे हमने y का मान पुट कर दिया 125। तो सॉल्व होकर 850 आ जाएगा। तो कुल मिला के x का मान 850 और y का मान 125। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 850 और 125। तो ऐसे प्रश्न आपको आयोग पूछता रहता है और ये पीआरटी से लेकर सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है जीएस पार्ट सेकंड में पूछा गया है। तो जीएस पार्ट सेकंड से महत्वपूर्ण सवाल आज हम आपके सामने लेके आए हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है। यानी 615 में खरीद रहा है, 820 में बेच रहा है, तो इसको कितने का फ़ायदा हुआ। तो 820 में से 615 को घटा दीजिए तो आएगा 205। इसका मतलब इसको 205 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 615 पे। तो 205 बटा 615 गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा। और 100 बटा 3 आपको पता कितना होता है, 33 सही 1/3% या 33.33%। तो इस प्रश्न का आंसर 33.33% आ जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखिए परीक्षा दृष्टि से कि इस तरीके का परसेंटेज में कभी भी आंसर नहीं आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा प्रतिशत से रिलेटेड आपको एक यहाँ पे ट्रिक भी बता दे रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इस तरीके का कभी आंसर नहीं आता, तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब भी आपको प्रश्न देखना पड़ेगा तो आपको इस प्रकार के ऑप्शंस में चेक करना रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 ये परसेंटेज में पॉसिबल है। 11 9 99, 100/9, तो 100/9 परसेंटेज में पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे 11 सही 2/9 दिया जाएगा तो ये नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में ये ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आता है 11 सही 1/9% तो ये ऑप्शन में आंसर हो सकता है। लेकिन अगर 11 सही 2/9 परसेंटेज होगा तो ये आंसर में नहीं होगा। आपसे पीआरटी में ही एक सवाल ये पूछा गया है टीआरई 1 में, जो हम कल आपके लिए लेके आएंगे, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो है ध्यान रखना आपको कि जो है 9 सही 1/11, तो 11 9 99 और 100 100/11 ये भी जो है पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे 9 सही 2/11 आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आप परसेंटेज जनरली आते हैं इसी टर्म में आते हैं, इस टर्म में नहीं आते हैं। तो इससे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 14 सही 2/7 ध्यान रखिएगा, 14 7 98 और 2 100/7%, तो 100/7% होता है। ये 14 सही 3/7% नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 14 सही 2/7% पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने प्रश्न को सॉल्व भी किया। तो 615 पे था, 820 पे बेचा है, लाभ 205 का हुआ। लाभ हमने SP माइनस CP निकाल लिया है।
ये SP है और ये CP है, तो 205 आ गया। फिर लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, या प्रतिशत मुनाफे का, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो क्रय मूल्य यानी CP, तो प्रॉफिट अपान CP गुणे 100। सॉल्व कर लिया, 33 सही, 1/3% आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, और कल से हम आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देंगे। आज हमने प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण सवाल वो आपको दे दिए हैं, कल से हम आपको टॉपिक वाइज सवाल भी 3 से 4 वीडियो पूरे दिन भर में आएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा हमारा भी मोराल ऊपर करने के लिए, एक मोराल जो होता है इंसान का, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कम से कम जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। 4:3 में दो भाइयों की उम्र का अनुपात है, और बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा, 6 वर्ष। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बड़ा भाई 4 में, छोटा भाई 3 में है, तो इनका अंतर कितना दिया गया। बड़ा भाई छोटे भाई से कितना बड़ा, 6 वर्ष। तो कितना रेशियो में कितना बड़ा है बड़ा भाई, तो 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, और 6 वर्ष से बड़ा, तो 1 और 6 बराबर हो जाएंगे, 1 बराबर 6 हो जाएगा। और इस प्रकार 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 3 से, तो दोनों की उम्र हमें पता चल जाएंगे। आसान सा प्रश्न है। तो हम जो है 6 आ गया, 1 का मान 6 मिल गया हमें यहाँ पे सिंपल में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणे 6 कर देंगे और 3 गुणे 6 कर देंगे, तो हमें बड़े भाई की उम्र 24 साल और छोटे भाई की उम्र 18 साल। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का अंतर 6 वर्ष है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 और 18 वर्ष। फिर अगला सवाल है, मूल -1 और 4 का द्विघात समीकरण जो है क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, NCERT में आपको दिया गया, क्लास 10th NCERT में। तो AX² + BX + C, ऐसे ही क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। मूल यहाँ पे -1 और 4 है जो दिया गया आपको प्रश्न में, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो x² - α + βx + अल्फा बीटा। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, तो ये मूल है, मूल को हम अल्फा बीटा मानते हैं। दो मूल मिलते हैं हमें द्विघात समीकरण में, तो x² - α + β × x + अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x² - 3x - 4। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा x² - 3x - 4। तो x² - 3x - 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो परीक्षा दृष्टि से प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए। उस एक प्रश्न के पीछे आपको अपनी पूरी तैयारी नहीं खराब करनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को सभी प्रश्न आ जाए, आपका जो मजबूत पक्ष है आप उस पर फोकस करते रहें। अब लास्ट टाइम में ये मत परेशान हो कि हमें ये नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा, तो इस चीज़ के पीछे मत भागें आप। और बाकी आपको पता है कि PRT के पेपर में पिछले पेपर से कितना फ़र्क रहता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। इसलिए आपको GS पार्ट सेकंड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको करा रहे हैं, तो आप अच्छे से देख लें। और सभी लोग इंक्लूडिंग जो है अदर सेगमेंट वाले भी हैं, तो 6 से 8 वाले GS पार्ट सेकंड वाले, वो आपके सेगमेंट के सवाल है। तो PRT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप में भी पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। एक छोटा सा वीडियो, उसी में आपका काम हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए डायरेक्टली, हो सकता है इनडायरेक्टली मिल जाए। अब यहाँ पे जो है द्विघात समीकरण में ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है BPSC द्वारा। तो D बराबर B² - 4AC होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकार बोलते हैं। और B² - 4AC का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान मूल मिलते हैं। B² - 4AC बराबर 0 होता है तो वास्तविक और समान मूल इक्वल रूट्स मिलते हैं। और B² - 4AC 0 से कम होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिर एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिलते हैं और अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार जाता है। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार खड़े रहे होंगे तो कितने वोट पड़े होंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो उम्मीदवार है, उम्मीदवार को कितना परसेंटेज वोट मिला है, 35%, और उसके प्रतिद्वंदी को कितना मिला होगा, तो 35 का बचा हुआ, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं तो 65% इनको मिला होगा। हार का अंतर कितना है, 2250 है, 2250 वोट से हारे हैं। वोट परसेंटेज का अंतर कितना, तो 65 में से 35 घटा दीजिए तो 30% वोट का अंतर है। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 2250 के। हार के अंतर और वोट का अंतर जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, 30% का मान 2250 हो जाएगा, 30% का मान 2250 हो जाएगा। 1% का मान हम निकालेंगे, 75 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है कुल वोट आपसे पूछा गया कितने पड़े हैं, तो 100% का हमें मान निकालना है। तो 100 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7500 वोट कुल पड़े होंगे। तो इस प्रश्न को आप यहाँ पे देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। 35% एक को मिले हैं तो दूसरे को 65 मिले होंगे। अंतर कितना, 30 का, और 2250 वोट से हार गए हैं तो 30 बराबर 2250 हो जाएगा। एक का मान 75 आ जाएगा और 100% का मान, यानी कुल वोट हमें पता करने हैं, तो कुल वोट 100% होते हैं तो 100% का मान 7500 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 7500 हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका है जो बताया गया आपको,
35% वोट मिले हैं उम्मीदवार को, तो 35 का हम इसको जो है फ्रैक्शन में कर लेते हैं। कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, 35% को 35/100 लिख सकते हैं, और 35/100 को सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, तो 7/20 हो जाएगा। यानी कुल कितना वोट मिला, 20, और 20 में से 7 वोट किसको मिला, इस उम्मीदवार को। 20 में से 7 वोट इनको मिला, तो बचा कितना, 13, तो 13 इनके प्रतिद्वंदी को मिला। फ़र्क कितना है, तो 6 का, और हारने का अंतर कितना, 2250, तो 6 को 2250 से बराबर कर दीजिए। 6 को 2250 से बराबर कर दिए, लेकिन इस बार कुल वोट कितने हैं, 20 है, तो आपको 20 का मान निकालना, 100 का मान नहीं निकालना। कितने का निकालना, 20 का। दोनों तरीके जिससे आपको चाहे निकाल सकते हैं। और 6 बराबर 2250 है, 1 का मान 750 आ जाएगा, मतलब 750/2 और 375, तो 1 का मान 375, तो 20 का मान 7500। फिर से आंसर सेम ही आना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और इस केस में आपको ध्यान रखना, कुल वोट 20 है, 20 में से 7 मिले इनको, 13 इनको मिले, तो इसलिए हमें 20 का मान निकालना होगा। और इस वाले प्रश्न में हमने जो है परसेंटेज में लिया है 3565, 100% में लिया, तो इसीलिए हमको 100% का मान लास्ट में निकालना था। ये फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 10,000 रुपये मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रतिवर्ष 10 रुपये 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6561 हो जाएगा। तो कुल मिला के 10,000 रुपये थे, और 10,000 रुपये 6561 हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। अब आप खुद सोचिए कि 10,000 रुपये हैं, 10,000 से 6561 हो गया है, 6561 हो गया। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे घटा है, यहाँ पे जो घटा है लगभग 4%, मतलब 10 वर्ष से के हिसाब से घट रहा है, तो आप 4 के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं कि लगभग 4 के आसपास है, इस तरीके से। और एक और तरीका होता है कि 10 के पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम 9 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो जितना यहाँ पे पावर में दिख रहा है, इतने वर्ष में ये घटा होगा। तो 10 के पावर 4 से 9 के पावर 4 में पहुँचा होगा, तो इतना ये घटा होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 4 वर्ष हो जाएगा। जो एक ट्रिक होता है कि 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने का भी तरीका ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने 4 वर्ष पे चेक करना है कि 4 वर्ष पे आंसर आ रहा नहीं आ रहा। तो 10,000 है, और 90% जो है 10% की हानि हो रही है, 10% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 90% बचता है हर केस में। तो 90/100, 90%, 90%, 90%, तो 90/100, 90/100 सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर 6561 आ जाएगा। 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे तो आंसर भी नहीं आएगा। तो 4 वर्ष पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। और बाकी हम जो सबसे आसान तरीका है कि 10,000 से 6561 हुआ, हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 के पावर 4 है, 9 के पावर 4 है, तो जो पावर है यही वर्ष बता रहा है, तो इतने ही वर्ष में ये जो है घटा होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी कई तरीके सॉल्व करने के, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। और बाकी आप जो खुद भी वैसे देख सकते थे कि अगर अब 10,000 रुपये के हिसाब से घट रहा है, मान लीजिए कि 10% ही घट, मतलब 10% नॉर्मल ही घट रहा है, तो 10,000 में से 10% घटाएंगे तो कितना घटेगा, 1,000। 1,000 घटा, 1,000 घटा, 1,000 घटा, 1,000 घटा, 1,000, 1,000, 1,000, कितना घटा, 4,000। 4,000 घटा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हर बार मूल्य की कीमत कम हो जाएगी, तो हमें कल 10,000 पे तो चेक नहीं करना है। तो लगभग जो है ये 4 वर्ष यहाँ पे हम अंदाज सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए 6,000 से कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे 4,000 घटता, लेकिन यहाँ 6,000 से ज़्यादा है, 6,561, तो इसका मतलब हमारा आंसर 7 तो नहीं हो सकता। 7 वर्ष में तो बहुत कम हो जाएगा। 5 और 4 में ही चेक करना था, और 5 और 4 में भी आप देखेंगे तो 6,000 से थोड़ा ऊपर है, और जो है तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कई तरीके होते हैं अपने अपने निकालने के, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे आयोग पूछता ही है। बाकी नॉर्मल तरीका है, बहुत ही बड़ा तरीका है, इतने में परेशान होंगे आप इसमें। बाकी ये तरीका आप इससे आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जितने ऑप्शन हो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन की गति के बीच का अनुपात, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति कितनी होगी। तो दूसरे ट्रेन की गति 4 घंटे में 400 किलोमीटर है, तो इनका हम देख लेते हैं। तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 400/4, तो इनका जो है टाइम कितना हो जाएगा, तो जो है किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा 100। तो बी ट्रेन का, दूसरी ट्रेन का 400 किलोमीटर चल रही 4 घंटे में, तो 400/4, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे इनका स्पीड हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। 7:8 में है, 7:8 में है, और ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। तो 8 का मान हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, क्योंकि अब 100 निकल के आया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे देखिए गति बराबर जो है स्पीड बराबर d/t होता है, तो 400/4 हो जाएगा, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 का मान यहाँ पे 100 हमें मिल गया, तो 1 का मान कितना होगा, 8 का मान 100 है, तो 1 का मान 12.5 हो जाएगा।
और 7 का हमें निकालना है, 7:8 में है, तो दूसरी ट्रेन का हमें स्पीड निकालना है, तो 7 का मान निकाल लीजिए। तो 7 × 12.5 तो आंसर आ जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले ट्रेन की जो गति हो जाएगी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 बचता है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 और 5 बचते हैं, तो इसको हम इससे माइनस कर लेंगे, क्रमशः माइनस कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आंसर इसका 127। तो 1657 में से 6 माइनस कर लेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको उतना घटा दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो 2037 में से 5 घटा दिए, 2032 आ गया। अब ये दो संख्याएँ हमारी हो गई। आपने SCF निकालने का एक तरीका पढ़ा होगा, कई सारे तरीके पढ़े होंगे। तो हम जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इनकी, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो जो है SCF इनका होगा। और यहाँ पे SCF हम इनका निकाल लेंगे। SCF निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो हमने इस मेथड से निकाल लिया है। और यहाँ पे फाइनली हमारा 127 SCF आता है। एक ये केस हो गया, तो 127 SCF यानी हमारा आंसर जो होगा 127 होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं जो ज़्यादा आसान है। 2032 है, 1651 है। हम इसको डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता है यहाँ लिख देते हैं, जितनी बार जाता है यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1651 को यहाँ लिखते हैं, और 381 से जो रिमाइंडर आए उससे डिवाइड करते हैं। तो 381 × 4 प्लस 127, 1651 से सॉल्व करके आप देखेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा 381 और जो है 127 है, यहाँ पे 381 लिए, अब 127 लिए, तो 127 3 बार चला जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे, और यही हमारा SCF हो जाएगा। ये आपको NCERT 10th क्लास में बताया भी गया पहले चैप्टर में। बाकी दूसरा तरीका देख लीजिए। SCF है, डिवाइड करना है, 381 आया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। 1651 से डिवाइड करेंगे, 127 आया, फिर 381 को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 0 आ गया, जहाँ 0 आ जाएगा रुक जाएंगे, यही हमारा SCF हो जाएगा। वही तरीका है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 127 हो जाएगी। और सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको माइनस कर लेंगे, जो रिमाइंडर उसको माइनस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 पेंसिल 9 रुपये है, और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। तो 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत जो है 18 रुपये है, 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी? तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो 2x + 3x + 9 बराबर 9, और 4x + 6y बराबर 18। तो आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों इक्वेशन सेम है। फिर से देखिए ज़रा यहाँ पे, 2x + 3y बराबर 9 है, 4x + 6y बराबर 18 है। इसको आप सॉल्व करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही तो आ जाएगा। 2x + 3y बराबर 9 आ जाएगा। तो पहला और ये दोनों इक्वेशन ही सेम है। अगर 2 इक्वेशन सेम है तो उसके सोल्यूशन नहीं निकल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाकी आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, नहीं आएगा आंसर। रीज़न है कि जब दोनों इक्वेशन ही सेम है तो सॉल्व ही नहीं होगा, x y सब 0 हो जाएगा। फिर है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती। माँ की आयु कितनी रही होगी? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो 4 × 7 28 वर्ष। और कह रहे हैं कि अगर इसमें हम माँ की जो है आयु जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 बहनें हैं, उनका औसत वर्ष 7 वर्ष है, तो कुल आयु उनकी कितनी हो जाएगी? 4 × 7 28 वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं माँ को अगर जोड़ दे तो औसत जो आयु है वो 6 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 6 बढ़ जाती है। तो 7 पहले थी, 6 बढ़ जाएगी, तो कितना हो गया? 13 हो गया। और यहाँ पे कुल 5 लोग हो गए इस बार। 4 जो है बेटियाँ हो गई, 4 बहनें हो गई और माँ हो गई, तो टोटल 5 लोग हो गए। तो 13 वर्ष औसत आयु हो गया, क्योंकि 6 बढ़ गया, 7 से 6 बढ़ गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 × 5, तो 65 हो जाएगा। तो इसका 65 वर्ष निकल आएगा। अब पूछा माँ की आयु कितनी होगी, तो इस 65 वर्ष में से 28 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा 37 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो माँ की आयु जो है 37 वर्ष आ जाएगी। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। और आज के प्रश्न पेपर में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष से 28 वर्ष हो गया। माँ की आयु जोड़ देंगे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 7 से बढ़ के औसत आयु कितना हो गया? 13 हो गया, 6 बढ़ गया, और इस बार 5 हो गए, 4 बहनें हो गई और 1 माँ हो गई, तो 65 वर्ष हो गया। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो 65 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो 37 वर्ष आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 और 50 के बीच में ध्यान रखिएगा 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आसान प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न है कि इसका मान कितना होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, तो दशमलव के बाद संख्याएं सेम है, 4 4 8 4 4 8। और जब भी दशमलव के बाद संख्याएं ऊपर नीचे सेम होती है, तो आप अगर यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 10 के पावर 8 यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर हटाइएगा तो 10 के पावर 8 यहाँ भी आएगा, तो ये कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें
रूट में ही क्या मिला 1225/5329। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेसिमल बराबर साइड पे है, तो डेसिमल हटाएंगे तो इधर भी 10 के पावर 8 आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो इधर भी 10 के पावर 8 आएगा, दोनों कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो ही बचेगा। 1225 होता है 35, 5329 होता है 73 का, तो 35/73 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 73 जो है 5329 का स्क्वायर रूट होता है 73 और 1225 का होता है 35, तो इस प्रश्न का आंसर 35/73 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो रूट 5 मतलब यहाँ पे जैसे आपने ये देखा होगा, ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 लगा है का मतलब यहाँ स्क्वायर रूट है, तो हमें क्या निकालना रहता है, इसको 2 भाग में अलग करना रहता है। तो 5 × 5 अलग कर दिए तो 1 5 बाहर आ जाता है, 1 5 बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। ऐसे ही क्यूब रूट होता है, मान लीजिए 27 है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ क्यूब रूट है, इसके मतलब हमें यहाँ 3 का मतलब एक तिकड़ी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27, तो 3 के बदले जो है 1 3 बाहर आता है, तो इस प्रश्न का आंसर हमें क्या मिलता है 3 मिलता है, क्योंकि यहाँ 3 क्यूब रूट निकला। इसी प्रकार 5 जब 5 लगा हुआ है यानी 5 रूट पे निकालना है, तो आपको सभी का मान 5 के पावर में अलग करना पड़ेगा। अब 3125 है, 3125 है यहाँ पे, तो 3125 में हम देखेंगे तो 5 के पावर 5 में तोड़ना पड़ेगा, तो 5 के पावर 5 देखिए कितना होगा, तो 5 के पावर 5 जो है 5 5 से 25, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 5 से 625, तो 3125, तो 5 के पावर 5 हो गया और ये 5 लगा हुआ है, यानी 5 के पावर में हमको अलग करना। x के पावर 10 है तो x के पावर 2 और ये 5 हो गया। इसी प्रकार y के पावर 5 तो है ही और z के पावर 10 है तो z के पावर 2 × 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे बाहर आ गया, 5 के पावर 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा। x के पावर 10 था तो x के पावर 2 के फॉर्म में हमने अलग कर लिया, पावर 5 है तो x ही बाहर आएगा, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y केवल आएगा क्योंकि y के पावर 5 ही है और z के पावर 10 है, तो कुल मिला के y का मतलब z का भी 2 पे पावर आ जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा 5x² yz²। तो इस प्रश्न का आंसर 5x² yz² होगा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 5, x के पावर 10 को क्या लिख सकते हैं x के पावर 2 के पावर 5, y के पावर 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, z के पावर 2 के पावर 5 लिख सकते हैं z के पावर 10 को, तो कुल मिला के 5 5 5 5। अब जो बचा है वही लिख दीजिए, तो 5 बाहर आ गया, x² बाहर आ गया, y बाहर आ गया, z² बाहर आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर × 33 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में क्यूबाइड शेप में है, इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है TRE 1 से ही। PRT में भी बात करें तो TRE 1 से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और उस प्रश्न को देखने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको निकालना निकाल लीजिए, टाइम जाएगा। लेकिन अगर अगली बार पूछे तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स, तो 25 होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 25 जो है संख्याएँ होती हैं। और 1 से 50 के बीच में जो है कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में बात करेंगे तो कुल 10 होती हैं, और 1 से 100 के बीच में जोड़ दीजिए 15 10 25 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, घनाभ है, लेंथ 49 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 33 है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। घनाभ को ढालकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है, घनाभ को ढालकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है, और घनाभ का आयतन जो है ठोस गोले के आयतन के बराबर माना जाएगा, क्योंकि जब भी ढालकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका आयतन सेम रहता है। तो घनाभ का आयतन होता है LBH और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पे r का मान हमको निकालना है, r का मान हमें निकालना है, तो त्रिज्या निकालनी है गोले की हमें। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो r³ बराबर, हम सॉल्व करेंगे तो अंत में हमारा आ जाएगा r³ बराबर जो है 21 आ जाएगा। तो r का मान हमें 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, घनाभ के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर दीजिए, तो 49 × 33 × 24 ये आपका बराबर हो गया। बराबर हो गया तो r³ के फॉर्म में है, तो r³ के फॉर्म में तो जो है इस तरीके से हमने पेयर बना लिया, सॉल्व करके इसको फर्दर, तो 7 का 3 पेयर मिल गया, 7 का 3 मिल गया, 3 का 3 मिल गया, तो r³ है तो क्यूब रूट लगा है, तो 3 7 की जगह 1 7 बाहर आ जाएगा और 3 3 की जगह 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और गोले की त्रिज्या हमें निकालना था जो हमने निकाल लिया। आगे बढ़
अब आते हैं प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, एक तक जा सकती है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये आपका आंसर जो है देखा जाए तो ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता। 0.7 बिल्कुल हो सकता है, एक से कम हो सकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है, 1.2 नहीं हो सकती, 0.7 नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है 0.7 और 1.2 दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि 100 रुपये अधिक पर बेचा जाएगा तो 20% का लाभ होगा। साइकिल का लागत मूल्य क्या? आसान सा प्रश्न है। 16% लाभ पे बेची जा रही है, फिर इसको 20% लाभ पे बेचना है। तो यहाँ पे क्या कितना फ़र्क है? 4% का फ़र्क है। तो 4%, तो 16% है और 20% है, 4% का फ़र्क है और 100 रुपये अधिक पे बेचा जा रहा है। तो 4% बराबर 100% हो गया। 1% का मान निकालिए, 25 आ गया। और 100% का लागत मूल्य जब भी निकालना होगा तो 100% का मान निकाल लीजिए, तो 2500 आ जाएगा। 1% का मान 25 है तो 100% का 100 गुणे 25 हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2500। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको हल दिखाया भी गया है। 100% है और 16% है, 20% है, 4% का अंतर है। ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। 4% का अंतर है, 100 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 1% का मान हमें 25 आ गया। और CP 100% होता है हमेशा लागत मूल्य, तो 25 गुणे 100 2500। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे ध्यान देखिए, जब भी बार लगा होता है तो ये संख्याएं जो है हमेशा जो है परिमेय में होती हैं, क्योंकि सॉल्व होकर आपको आंसर मिल जाता है और ये भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है ये नहीं है, क्योंकि ये लगातार रिपीट भी सेम रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग रिपीट हो रहा है। तो 14 11 है, फिर जो है अलग अलग है, तो यहाँ पे एक मैचिंग भी नहीं बनी। 14 11 है, 41 11 है, फिर 4 है। तो यहाँ जो ये संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। और अपरिमेय संख्या के उदाहरण कौन से? तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, पाई का जो 22/7 मानो लगभग में माना जाता है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, रूट में 3, रूट में 5, ये भी अपरिमेय संख्या है। बाकी कल हमने आपको हेडमास्टर के पेपर में अपरिमेय संख्या का एक बढ़िया प्रश्न कराया था। अपरिमेय संख्या ध्यान रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो है होती हैं, तो भी उस केस में होता है। अब जैसे यहाँ पे ये उदाहरण है और ये क्या है, ये समाप्त हो रही हैं, टर्मिनेटिंग है, तो ये नहीं होंगे। और यहाँ पे भी ये आवर्ती हैं, रिपीटिंग है, तो ये भी नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि गैर समाप्त होने वाले हों और आवर्ती ना हों, रिपीटेड ना हो, तो उस केस में अपरिमेय संख्या हो जाती है। और इस प्रश्न में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 चलता रहेगा, और रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 14 16 14 16 14 16। इसीलिए हम इसको बार लगा देते, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि रिपीट था, हम इसको बार लगा देते हैं, ये चीज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। फिर अगला प्रश्न है, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1750 रुपये की वृद्धि की। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो उसका n का मान क्या होगा? तो अच्छा प्रश्न है, देखिए AP का प्रश्न है। 50 रुपये इसको पहले में मिला, दूसरे में उसको 1750 रुपये बढ़ रहा है, और जितना बढ़ रहा होता है वही हमारा D होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और 9वें हफ्ते में इसको कितना मिला? 207.5। तो AN का मान 207.5 हो गया, nवां पद। AP का सवाल है ये, और AN का मान यहाँ पे हो गया A + n-1D। 207.5 AN का मान है, लास्ट टर्म का, nth पद का। A का मान हमारे पास 50 है, पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की, तो A हमारा 50 है, और n-1 हमें n निकालना है, और D का मान 17.5 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व होकर आपका आ जाएगा n बराबर 10। तो n बराबर 10 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए AP जो होता है A1 A2 A3 डॉट 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 AN फॉर्म में होता है, और A1 पहले को हम A बोलते हैं, जो पहला टर्म होता है, प्रथम पद होता है। A2 A1 को हम D बोलते हैं, A3 A2 को भी D बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है, जितना पहले से दूसरे में बढ़ेगा उतना दूसरे से तीसरे में भी बढ़ेगा। तो इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, तो बोला जा रहा है कि 50 रुपये बचाए हैं, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1750 की वृद्धि कर रहा है, यानी अगले में क्या हो जाएगा? 1750 जोड़ दीजिए तो 6750 हो जाएगा, फिर अगले में 1750 जोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके इसको 9वें में 207.50 मिल रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो बढ़ रहा है तो सेम ही बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा होता है वही D हो जाता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, सार्व अंतर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10।
आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पीआरटी में आपने देखा था आपसे, तो जो है समबाहु त्रिभुज का प्रश्न पूछा गया था, याद होगा आपको पिछली बार। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रश्न आपसे पूछा गया है टीआरई 2 में। तो अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का प्रश्न है, तो आप खुद सोचिए कि आपका यह प्रश्न आपके काम का है या नहीं। अगर आपसे ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे क्यूब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए रेडी होना पड़ेगा। बाकी हम सबका एक टॉपिक ला के छोटे छोटे वीडियोस में खत्म कर देंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न होता है और इस प्रश्न का आंसर होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप जो है आधार दिया गया 48 सेंटीमीटर और जो उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। तो कर्ण यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। जो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए बी का निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 2500 माइनस 2304, 196 आ गया। ए बी स्क्वायर है, ए बी बराबर रूट में हो जाएगा। 196 किसका होता है, 14 का होता है, तो ए बी का मान 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आपको पता है कि 50 मतलब 14 48 50, 14 48 50 अगर आपको पता है ट्रिपलेट होते तो आपका प्रश्न और आसान हो जाएगा। हमने आपको ट्रिपलेट्स भी बताए इससे पहले की वीडियोज़ में। अब एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला क्या होता है एरिया का, 1.2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जब समबाहु त्रिभुज का आएगा तब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देखेंगे। अभी हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधा है 48 आधार है, ऊंचाई कितना हमने निकाला, 14 निकाला है, तो ये 14 हो जाएगा। तो 24 गुणे 14 सॉल्व होके 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। समकोण त्रिभुज था, आधार 48 सेंटीमीटर, आधार का मतलब है बेस उसका, और उसका कर्ण जो है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण 50 दिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। तो हाइट यहाँ पे हमें 14 निकाल लिया, तो आधा हाफ गुणे जो है आधार यानी 48 गुणे 14 हो जाता है। आंसर हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत करता है। राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं तो उस कार को 8 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं। यदि श्याम अकेले काम करते हैं तो वह उस कार की मरम्मत कितने घंटे में कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। राम और श्याम मिलकर 8 घंटे में करते हैं, राम अकेले 12 घंटे में करते हैं। तो 8 और 12 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 24 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से तो 3 आ जाएगा, और 12 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 2 आएगा। यानी इनकी एफिशिएंसी हो गई 3, राम और श्याम की एक साथ में, और राम की अकेले हो गई 2 की। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आर और प्लस एस में से आर को माइनस कर देंगे। तो आर प्लस एस में से आर को माइनस कीजिएगा तो 3 में से 2 1 माइनस कर दीजिए तो आ गया 1। और यहाँ पे कितना है, कुल वर्क कितना है, कुल काम कितना है, तो कुल काम है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट है तो 1 का मान 24 हो जाएगा। यानी आर का जो राम अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो 24/1 यानी 24 दिन में। तो राम अकेले 24 दिन में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस ट्रक को आवश्यक डीजल की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 297 किलोमीटर है और कितना लीटर डीजल की आवश्यकता हो रही, 54 की हो रही है। तो 1 किलोमीटर पे निकाल लीजिए, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 54/297 हो जाएगा। अब 550 पे निकालना है, तो 550 पे क्या करेंगे, 550 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 54/297 गुणे 550। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो है ये आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 11 दूनी 22 7 29 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। और 11 7 77, तो यहाँ 27 आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 11 से तो 50 हो जाएगा, और 27 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो 27 दूना 54 यानी 50 दूना 100, तो 100 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 297 किलोमीटर बराबर 54 लीटर है चल रहा है, तेल लग रहा है 1 किलोमीटर में 54/297 लीटर तेल लगेगा। 550 किलोमीटर में 54/297 गुणे 550। आगे बढ़ते हैं। शीला एक काम को 20 दिनों में पूरा करती हैं, मीना उसी काम को केवल 15 दिन में करती हैं। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आसान सा प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी। तो शीला 20 दिन में काम कर रही है, मीना 15 दिन में काम कर रही हैं। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 इनकी इफिशिएंसी आ जाएगी और मीना की 4 आ जाएगी। अब जो है यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया एफिशिएंसी जो है शीला और मीना की। अब यहाँ पे जो है दोनों लोग का हम मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 7,
दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, हम यहाँ पे एस और एम का पूछा गया, शीला और मीना का पूछा गया, तो 3 और 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 = 60 हो जाएगा। कुल काम कितना है, कुल वर्क कितना 60 है, तो 60 यूनिट हमारे पास, तो 60 = 60 कर देंगे। और यहाँ पे 60 जो 3 + 4 7 है, तो 7 = 60 यानी 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 60/7। तो 60/7 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 60/7 का मतलब क्या हो गया, 8 सही 4/7। तो 8 सही 4/7 दिन में ये दोनों मिलके काम करेंगे। सिंपल सा प्रश्न था, फिर से देख लीजिए। शीला ने 20 दिन में काम किया, मीना ने 15 दिन में, दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो 20 यहाँ 60 होता है, तो 3 का एफिशिएंसी आ जाएगा और मीना का 4 आ जाएगा। अब दोनों लोग का जोड़ देना है, तो दोनों लोग को जोड़ दिए तो 3 + 4 7 हो जाएगा। कुल काम हमारे पास 60 है, तो एक जो है दोनों लोग का काम का कितना हो जाएगा, तो 60 में से 7 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 सही 4/7। आगे बढ़ते हैं। फिर एक व्यक्ति को 7500 प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया जा रहा है। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी तनख्वाह एक नियत राशि से 325 बढ़ा दी जाती तो उसकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी। देखिए बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है किसका है, एपी का है। तो एपी में यहाँ पे पहले वर्ष उसका 7500 है और कितना बढ़ रहा है, तो 325 बढ़ रहा है और 8 साल बाद उसको निकालना है। तो हमें, और यहाँ पे जो है ए का मान 7500 हो गया, डी का मान 325 हो गया, एन का मान 8 ईयर्स होगा। देखिए यहाँ पे 7500 पे इसको नियुक्त किया गया है। हर वर्ष के पश्चात कितना बढ़ा, 325 बढ़ रहा है, यानी हर वर्ष 325 बढ़ा, तो 8 वर्ष पश्चात उसकी तनख्वाह कितनी होगी, तो एन 8 है और ए 8 का मान हमें निकालना है। और ए एन का फार्मूला होता है ए + n-1d। ए 8 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए + 7d। एन की जगह यहाँ 8 रख दीजिए, तो 8 - 1 7 हो जाएगा, तो ए + 7d आ जाएगा। और यहाँ पे ए का मान 7500, डी का मान 325 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 9,775। सिंपल सा सवाल है। तो इसका जो है 8 साल बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, 9775 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार टोपी की आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। टोपी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो शंक्वाकार टोपी, ये आपसे TRE-1 में याद होगा, आपको PRT में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो है शंक्वाकार टोपी है, कोनिकल टोपी है, कोन में है, आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। टोपी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, πRL होता है। आइए उस वैल्यू को रखते हैं और उससे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, πRL में L होता है। L क्या होता है, तो जो है स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक कोन है, कोन में रेडियस हो गया और ये h हो गया और ये L हो गया। तो हम L को जो है, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का मान निकालते हैं वैसे सेम उसी फार्मूले से L का मान निकलता है। तो L² बराबर होता है, L यहाँ पे कर्ण मान लीजिए, तो h² + r²। यहाँ पे हम L का मान निकाल लेंगे, h हमारे पास 10 है, r 20 है, तो सॉल्व करने पे L का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 10√5। तो 500 आया रूट में, तो 10√5 सेंटीमीटर हमारा L आ जाएगा। और πRL फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया कोनिकल का, लूप का। तो शंकुकार जो है उसका एरिया जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया πRL, पाई × 20 × 10⁵5। तो ये 200⁵5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो और चूँकि विकल्प में यहाँ दिया नहीं गया तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला πRL याद रखिए, और L को हम कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। और हम आपको बार बार बता रहे कि अगर कोई भी प्रश्न आपको भारी लगे तो आप छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम में परेशान नहीं होना। जिस पे कमांड आप जितना आप कर पाइए उतना करिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर मत डालिए। फिर अगला प्रश्न है, एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हाल की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो 6 मीटर है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। अब आयताकार जो हाल है उसके फर्श की परिधि है, तो परिधि जो होती है वो पेरीमीटर के फॉर्म में होती है। तो P = 2 × L + B। पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितना होता है आयताकार का, तो 2 × L + B होता है, बराबर 250। प्रश्न में देखिए 250 मीटर है फर्श की परिधि। तो फर्श की परिधि का फार्मूला आपको पता है, जो है परिधि कितना होता है आयत का, 2 × L + B, तो 250 बराबर हो गया। अब सरफेस एरिया जो होता है सतह क्षेत्रफल होता है, घनाभ रूम है, सतह क्षेत्रफल है, उसका क्या होगा, तो पेंट की जो लागत है तो 15,000 रुपये पेंट की लागत है, और पेंट की दर कितनी है, 10 रुपये के हिसाब से। 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे जो आएगा ये हमें एरिया मिल जाएगा। तो सतह क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सतह क्षेत्रफल कितने पे काम करना होगा, तो पेंट की लागत प्लस जो है डिवाइड कर देंगे पेंट की दर से, तो 15,000/10।
एक बार देखिए प्रश्न यहाँ पे, तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से जो है चारों ओर पेंट करने की लागत 15,000 है। तो 15,000 से 10 को डिवाइड कर दीजिए सिंपल में, तो आपको एरिया पता लग जाएगा। ये चीज़ है, या ऐसे भी मान सकते हैं कि 1500 जो है वर्ग मीटर रहा होगा, और 1500 वर्ग मीटर में 10 रुपये के हिसाब से हमने पेंट किया है, तो 15,000 रुपये कॉस्ट आया पूरा। ऐसे भी समझ सकते हो। तो एरिया कितना रहा होगा, 1500 रहा होगा। अब आते हैं प्रश्न पे, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया हमें। अब हाल का सतह क्षेत्रफल क्या होता है इस केस के लिए, तो ध्यान रखिएगा, हाल का सतह क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × L + B × H। इस केस के लिए 2 × L + B × H, और यहाँ पे जो है बराबर 1500। तो 2 × L + B का मान हमें पता है पहले से, तो H का मान हमें निकालना था, हाइट ऊंचाई निकालनी है। तो H बराबर 1500/2 × L + B, तो 1500/250 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और ये BPSC में GS में पूछा गया है, TRE में, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा हम आपको जो BPSC प्री में क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी हम करा देंगे। और जितने क्वेश्चंस आपसे बने मैथ रीजनिंग के स्पेशली, आप उतने प्रयास कीजिए। जो नहीं बने उसके पीछे मत परेशान हुई, जो बन सकते हैं उसके पीछे परेशान हुई है। 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 7 क्रमगत संख्या है, कल हमने आपको 7 क्रमगत संख्याओं का एक प्रश्न कराया था, याद होगा। हमने आपसे क्या कहा था, औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या होता है, औसत होता है 20 औसत है। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इससे इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, इससे इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो 21, 22, 23, इधर आएंगे तो 19, 18, 17, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिल गई, 23 है। अगर जहाँ औसत 20 है तो संख्या सबसे बड़ी 30 मिल जाएगी। और हमने आपको बताया था कि जब जो है ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर जब भी होगा, विषम होगा, तब हम जो है बीच में हमारा जो बनता है इधर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए यही बोलता है कि 5 क्रमगत संख्याएं हैं, तो यहाँ हम 2 इधर बढ़ा देते, 2 इधर बढ़ाते, बीच वाला हमारा एवरेज हो जाता, मान लीजिए यहाँ 20 हो जाता। बोल देता 5 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ 5 खाने बनाते, बीच में हमारा औसत हो जाता। 7 खाने हैं, तो जो तीसरे के बाद जो चौथा वाला हो जाएगा वो हमारा औसत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 23। और यहीं आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप 17 बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको निकालना हो। फिर है, देखिए ऐसा प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा PRT में पूछा जाता है, GS में भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए। तो ये सारे प्रश्न आपके काम के हैं, समझ लीजिए आज कैसे करते हैं। तो 7 के पावर 12x + 6, 49 के पावर 3x + 12। आपको क्या करना है कि जो है आधार सेम करना है, पावर बराबर हो जाएंगी। अगर आधार सेम हो जाएंगे तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो 7 के पावर 12 + x है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर, और इधर कितना 3x + 12 है ना। अब 2 को बाहर ले जाइए, तो 7 है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6x + 12। और इधर कितना है 7 के पावर 12x + 6, 7 के पावर 12x + 6। अब 12x + 6 और 6x + 12 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आधार सेम है। आधार सेम है तो पावर बराबर हो जाते हैं, इतना रूल आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 7 स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर जो था इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी के बराबर कर दिया हमने। तो 12x + 6 बराबर 6x + 24 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x + 24 हो गया, और 6x का मान, x का मान 3 आ गया। बहुत आसान प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आपसे आयोग 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछता ही पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पे, 7 जो 3 आंसर हो जाएगा। फिर है, अब जो है आपके पास PRT के सवाल आ रहे हैं। 1 सही 3/16, और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, तो 1 सही 3/16, और इसके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है। तो 1 सही 3/16 को पहले लिखे, होगा कितना, तो 1 × 16 और +3 19, तो 19/16 हो जाएगा। 1 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर है उसको जोड़ देंगे, तो 16 1 सही 3/16 को हम 19/16 लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। फिर कह रहा है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना होता है 16/19। इसका आप LCM ले लीजिए, 16 19 का LCM 304 होता है। 19 × 19 करिए 361 आएगा, 16 × 16 करिए 256 आएगा। माइनस कर दीजिए तो 105/304 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 105/304। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सॉल्व भी किया गया, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, a/b के पावर x - 1 है बराबर b के पावर a के पावर जो है x - 3 है। एक रूल हम आपको बता रहे हैं, गांठ बांध लीजिए, कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्या रूल है कि जब भी ऐसा प्रश्न हो, तो अगर हमें इसके बराबर करना है, जैसे a/b है, यहाँ b/a, मामला क्या है कि अगर हम इसको आधार सेम करना है तो यहाँ a होना चाहिए, b होना चाहिए, तो कोई भी सेम कर लीजिए। जैसे यहाँ a/b है तो इसको भी a/b के फॉर्म में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या आएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस लग जाएगा, -x - 3।
ये फ़र्क आपको समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। तो बस इतना रूल समझ लीजिए कि यहाँ जब भी उल्टा करेंगे यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -x हो जाएगा +3 हो जाएगा। पहले +x -3 था, बाद में उल्टा जब करेंगे तो -x +3 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम इसके जब बराबर करेंगे तो a/b -x +3 हो जाएगा। और इधर कितना है? a/b x -1 है। अब देखिए आधार सेम हो गया, तो x -1 को -x +3 के बराबर कर दीजिए। तो x -1 बराबर -x +3 है। -x इधर आके +x हो गए तो 2x हो गए, x इधर भी +x तो 2x हो गए, और -1 उधर चले गए तो 4 हो गए। तो x का मान 2 आ गया, सिंपल सा। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसान होते हैं, बस आपको डराने धमकाने के लिए आयोग ऐसा करता है। क्या करना है? जब भी उल्टा करना होगा साइन चेंज कर देना होगा। ऐसे और भी प्रश्न आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हमने जो है 3 - x लिख दिया है, चाहे -x +3 लिखे चाहे 3 - x लिखे, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420% सेब है। मूलतः उसके पास कितने सेब रहे होंगे? कह रहा 40% सेब बेच दे रहा है, बेच दिया तो ले गया कोई, बचा कितना? 60%। और कह रहा कि उसके पास अभी भी कितने सेब बचे? 420। 60% बचे हैं, 420 सेब बचे हैं, तो दोनों तो बराबर ही होंगे ना। चाहे आप बोली कि हमारे पास 60% सेब है, चाहे आप बोली कि हमारे पास 100 रुपये है, तो यानी कि 60% और 100 रुपये बराबर हैं। तो वैसे ही 60% और 420 बराबर हैं। तो 60% का मान 420 है, 1% का मान 7 हो जाएगा। 100% का मान मूलतः उसके पास कितने सेब रहेंगे? तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 100 का मान 700 हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। 40% सेब बेचे, 60% बचे हैं, 60% का मान 420 दिया गया है, 1% का मान 7 हो जाएगा। मूलतः उसके पास 100% सेब रहे होंगे, 100% का मान 700 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से वह बराबर है। तो पहले हम देखते हैं कि 3/11 का 5/9 से क्या अनुपात है। अनुपात में क्या, अनुपात का मतलब ये समझिए कि डिवाइड। अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो 5/9 आपको पता है कि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, हम आपको यहाँ तरीका बता रहे हैं। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं, यहाँ संख्या बदल जाती है। जैसे 3/11 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 और 9 उल्टा हो जाएगा। जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे, और डिवाइड और रेशियो एक ही काम करता है, तो ध्यान रखिएगा अनुपात और रेशियो एक ही काम करता है। तो 3/11 अनुपात 5/9 लिखे, चाहे 3/11 अनुपात या डिवाइड 5/9 लिखे, एक ही बात है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 3 9 27/55। क्या रेशियो आया? 27/55। इसका रेशियो कितना है? 27/55। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात होगा जो 3/11 का 5/9 से होगा। तो जो है इसका हमें निकल के आ गया 27/55। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/55। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1/55 चेक कर लीजिए, 1/27 से आ रहा है क्या 27/55? तो 1/55 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27/1 हो जाएगा। तो 27/55 आ गया, चेक कर लिया आपने। 55 रख के देख लीजिए, उसका उल्टा आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको 1/55 का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक साधारण ब्याज वार्षिक दर से 10% दर से बढ़कर 12.5 हो जा रहा है। एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन कितना होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से कितना बढ़ रहा है? 12.5, यानी 2.5% बढ़ रहा है। और आय कितनी बढ़ जा रही? 1250। मूलधन कितना होगा? आइए देखते हैं प्रश्न को। तो 2.5% का फ़र्क है, 10 से 12.5 बढ़ रहा है, और कितना बढ़ा है? 1250। तो 1%, तो 2.5 बराबर 1250 करिए, 1% बराबर 1250/2.5 कर दीजिए। 1% का मान 500 आ गया, 1% का मान 500 आ गया। फिर मूलधन कितना होता है? तो 100% होता है, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो एक वृत्त की परिधि है, एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, वर्ग की परिधि होता है 4a, 4 × a, तो पेरीमीटर या परिधि 4 × a होता है। अब वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि कर दी है, बराबर दिया गया प्रश्न में, तो 2πr बराबर 4a हो गया, πr बराबर 2a हो गया, r/a कितना हो गया? 2/π। r/a का मान कितना हो गया? 2/π। अब प्रश्न में क्या कहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात देख लेते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए और वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a² होता है, तो पाई बाहर कीजिए, r²/a² करिए, r²/a², और r/a का मान हमने क्या निकाला अभी ऊपर? 2/π। तो यहाँ 2/π रख दीजिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 4/π आ गए,
4/पाई आ गए। अब यहीं नहीं रुकना है, 4/22/7 भी कर देना। 4/पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 चौके 28/22। 28/22 को सॉल्व करिए फर्दर तो 14/11 आपका आंसर हो जाएगा। 14 2 से डिवाइड करिए, 14/11 आंसर हो जाएगा। तो 14/11 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14/11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल से हम आपके लिए जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे आपको एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को मैनेज करना है सब कुछ चीज़ें, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे 10 मिनट के, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और आप उसी हिसाब से परीक्षा में अपना तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। कि अगर आपका कई बार होता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ें में आप परेशान ना हो, तो हम आपके लिए कुछ कह लीजिए मोटिवेट करने के लिए, या फिर जैसे भी आप समझ लीजिए कि आपका पेपर कुल मिला के अच्छा हो, जो हम शुरू से चाह रहे हैं। इतना मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे से जितने जुड़े भी अभ्यर्थी हैं उनका पेपर अच्छा हो, सफल हो आप लोग। तो उस सेंस में मेन बात क्या होता है, हमें मेंटली भी एग्ज़ाम में बैठना होता है। हमें बस फिजिकली एग्ज़ाम में नहीं बैठना होता कि गए नहाए भी नहीं, नहाए चले गए बैठ गए, ऐसे नहीं होता है। मेंटली बैठना होता है, मेंटली भी बैठना होता है, मेंटली आपका पेपर निकलता है। मेन बात है कि नर्वसनेस होती है, इन सब चीज़ें होती है, तो कैसे इन सब चीज़ों को डील करना, सबके बारे में हम इन 5-6 दिनों में आपको अच्छे से गाइड करेंगे, बताएंगे। 10-10 मिनट के एपिसोड्स होंगे, सभी लोग देख लीजिएगा। एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है, जिसका विकर्ण 4√3 है। तो घन यहाँ पे पूछा गया, क्यूब पूछा गया, क्यूब का जो है यहाँ पे क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया। देखिए प्राइमरी का सवाल है, तगड़ा सवाल है, और जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर। आइए देखते कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो घन के विकर्ण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 4√3 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण यहाँ पे दिया गया 4√3 सेंटीमीटर, और घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर √3 है। याद होना चाहिए आपको, d बराबर √3 होता है। और a का मान यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 4√3 दिया गया है, तो d का मान 4√3 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4√3 बराबर, या ऐसे भी समझ लीजिए जो है √3 बराबर 4√3 कर दीजिए, ये कट गया और a का मान 4 आ गया। अब घन का आयतन कितना होगा, तो आपको पता है घन का आयतन a क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब यानी 64 हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपने देखा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ऐसे प्रश्नों में देखिए यहाँ पे क्या निकालना था, आयतन। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे प्रश्नों में अब आयतन निकालना, आपको पता आयतन कभी भी जो आता है वो क्या होता है, क्यूब होता है, किसी भी चीज़ का क्यूब होता है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। 8 को हम कितना 2 कर सकते हैं, 16 को क्या हम 3 पार्ट में कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं कि 4 जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, ये 3 में तो जाएगा नहीं। 64 कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, 2 × 2 × 2, तो आपका आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। और उसमें भी आप देखिएगा तो विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो 4√3 सेंटीमीटर तो किसके पास में, इस वाले के पास में, तो आपका आंसर यही होगा। तो ये सब तरीका हम अपनाते हैं, और ये सब एडवांस तरीके होते हैं। जब मान लीजिए फार्मूला नहीं ध्यान आ रहा था हमें एग्ज़ाम टाइम में, तो हम क्या करते, तो हमने यही किया। तो प्रश्न हमारा बहरहाल सही रहा, और कारण था कि हमने यहाँ पे ट्रिक लगाया, 16 को हटा दिया, क्योंकि 16 तो कभी भी जब हम ये देखिए फार्मूला ध्यान से, a क्यूब होता है। अब a क्यूब में 4 का क्यूब करिएगा कितना आएगा, 64 आएगा। 2 का क्यूब कीजिएगा 8 आएगा। 3 का क्यूब कीजिएगा 27 है। 16 तो कहीं आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, घन के विकर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए। और प्रश्न में दिया गया 4√3 सेंटीमीटर है, और वैसे √3 ये होता है, दोनों बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, x के पावर 3 + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो पहले हम इसको क्या कर दें, आइए देख लेते हैं इसे प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिए तो जो है बाई ऑप्शन देख लेते हैं, तो x² + 1 है, तो x² + 1 तो होगा नहीं, क्योंकि x² बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 में और जो है ऐसा जब कभी केस आता है तो इमेजनरी टाइप का हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो कभी भी ऐसा रूट निकलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, x² बराबर अगर -1 आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है, और उससे रूट कभी निकलेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा x² - 1, x² - 1 का मतलब हो गया x + 1 x - 1। अब x + 1 बराबर 0 है, तो x का मान -1 है। x बराबर 1 पे अगर हमें चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, चेक करने के लिए, तो x बराबर -1 रख लीजिए, नहीं आएगा। ऐसे ही x - 1 के को भी चेक कर लीजिए, तो x - 1 को चेक करने के लिए बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x बराबर 1, इस पर भी नहीं आएगा, तो आंसर ई हो जाएगा। किसी पे भी सॉल्व नहीं होगा, बाकी आप अपने तरीके से भी जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रश्न होगा, आंसर का ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मूल क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी द्विघात समीकरण होगा, ध्यान रखिए जब भी द्विघात समीकरण होगा उसका 2 मान होगा ही होगा, आपको बस अलर्ट रहना है ऐसे प्रश्नों पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2, यानी एक आंसर आएगा +2, एक आएगा -2, तो +2 -2 आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है? और जब भी ध्यान रखिए, जब भी ऐसे आपको TRE 1 में एक बहुत भारी भरकम सवाल आया था, लेकिन मेन बात है कि जहाँ स्क्वायर में बन रहा है, जहाँ द्विघात समीकरण बन रहा है, तो वहाँ तो 2 आंसर आएंगे, तो इसलिए आपको वहाँ चेक करना पड़ता है कि यहाँ 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सारा खेल आपका यही है। अब मान लीजिए आपने देखा जल्दी जल्दी में बहुत लोग क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर -4, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2, आंसर 2 लगाए, आगे बढ़ गए, पता चला कि अरे ये भी तो लेना था, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर में लगता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 3x + y बराबर 5 और x - y बराबर 3 है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। x y सेम है, तो y कट जाएंगे, 3x 4x 8 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएंगे, x - y बराबर 3 वैल्यूज रख के हम यहाँ पे x का मान 2 और y का मान -1 आ जाएगा। आसान प्रश्न है। और जो दूसरा इक्वेशन है x - y में रख दीजिए, तो x का मान 2 निकाला है, तो y का मान -1 हो जाएगा, तो x बराबर -2 और x बराबर 2 और -1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। और यहाँ हमने आप जो ट्रिक बताई है ध्यान रखिएगा कि इकाई संख्या अगर 2 3 7 8 है तो संख्या वर्ग नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, अगर इकाई अंक किसी संख्या में 2 3 7 8 है तो वो संख्या वर्ग नहीं हो सकती, रट लीजिए, चेक नहीं करना पड़ेगा आपको इससे। और बाई ऑप्शन जो है ये वर्ग नहीं है, तो 424 37 ये वर्ग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। और कल भी हमने आपको प्रश्न कराया था HM में, तो वहाँ से भी आप उस प्रश्न को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर नहीं। और बाकी 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 1.5x बराबर 0.04y है, तो y - x अपान y + x का मान कितना होगा? तो डेसिमल में दिया गया, बाकी सवाल हल्का था, आसान था। और इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 73/77 आ जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। तो 1.5x बराबर 0.04y है, तो x का मान यहाँ निकाल लीजिए, तो 0.04 अपान 1.5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए डेसिमल, तो 4/150 हो जाएगा। यहाँ 2 0 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, तो 1 1 कट गया, तो 15 × 10 150 और 4y, तो 4y/150 हो गया। अब x का मान है 2/75, डिवाइड कर दीजिए, तो 2/75 हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, इसी का मान निकालना हमें, तो यहाँ हमने सॉल्व किया, रखा, वैल्यू रखा, और 73/77 हमारा आंसर आ गया। 0.204 × 42, 0.07 × 3.4 कितना होगा? तो यहाँ हटाइएगा तो कितना बढ़ेगा? 10 की पावर 3 बढ़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 10 के पावर 3 बढ़ेगा, तो दोनों सेम ही है, तो कट जाएंगे। तो कुल मिला के 204 × 42 और 7 × 34 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7 × 6 42, और जो है 34 है, तो 34 छक्का 204 भी होता है, डिवाइड कर लीजिएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 6 36 आंसर आ जाएगा। और बाहर निकालिएगा तो 6 आएगा क्यों? तो इस प्रश्न का आंसर 6 हो जाएगा। आसान प्रश्न था। तो 0.204 × 42/0.07 × 3.4 ये वैल्यू है। यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या था कि डेसिमल हटाते तो 3 बार यानी 1000 लिखते, ये निकालते तो 2 और 3, तो ऊपर भी 1000 निकलते, 1000 सॉल्व हो जाता, तो कट जाता ये, तो बचा केवल यही। तो अच्छा प्रश्न था ये भी। और इस तरीके का प्रश्न आपने ऊपर, ये PRT का प्रश्न आपने ऊपर GS में भी देखा है। y का x% 100 है, z का y% 200 है, तो x और z के बीच में संबंध क्या होगा? तो y का x% 100 है और z का y% 200 है, x और z के बीच में संबंध आपको बताना। बढ़िया प्रश्न है। तो z बराबर 2x इसका मान होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो x% ऑफ y 100 दिया है, तो x% ऑफ y बराबर 100 है, और y% ऑफ z दिया 200, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे y% कट जाएगा, तो x% और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के x बटे और परसेंटेज भी कट जाएगा। तो x पर जो है परसेंटेज यहाँ कट जाएगा, y यहाँ से कट जाएगा, तो x/z बचा, यहाँ 1/2 बचा, तो z बराबर 2x आ जाएगा, z इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो z बराबर 2x आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। PRT वाले ध्यान दें, PRT का ही प्रश्न है, TRE 2 का। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आइए देखते हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो 100/√3 में है।
और ये भी प्रश्न हमें फार्मूला नहीं ध्यान आ रहा था तो हमने आराम से लगाया कि समबाहु त्रिभुज है तो वहाँ रूट तीन का खेल चलता ही रहता है, तो हमने ट्रिक से आंसर लगा लिया कि 100/√3 इसका आंसर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए तरीका कैसे करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, कई बार एग्जाम में अचानक से कोई प्रश्न आता है तो फार्मूला नहीं याद आता है, तो उस केस में ये सब तरीके हम अपनाते हैं, लेकिन वो आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसे इन तरीकों को अपनाओगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है h = √3/2a, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, h = √3/2a। याद रख लीजिए, रट लीजिए, बराबर 10 कर दीजिए, 3/2, a = 10 हो गया, तो a का मान कितना हो गया, 20/√3। तो 10 × 2 से 10 मल्टीप्लाई हो गया और /√3, तो 20/√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो √3/4a², √3/4a²। तो √3/4a² कितना है, तो a का मान कितना है, 20/√3। तो 20/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 20/√3 2 बार लिख दीजिए सिंपल में। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसके अलावा √3 कट जाएगा, तो 20 × 5 = 100 और 100/√3, तो 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई का फार्मूला पता होना चाहिए। हाइट का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, और समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, तो जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए सभी बराबर होते हैं। तो √3/2a होता है हाइट। तो 10 = 10 है, 10 दिया गया, तो a का मान 20/√3 हो जाएगा। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a²। और अभी हमने आपको ऊपर बताया समकोण त्रिभुज का क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, तो आधार हाफ गुणे यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई था, वो उसके लिए याद रखना। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। सॉल्व करने पे 100/√3। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, तो एक पद यहाँ पे बात करें तो एक पद मोनोमियल यहाँ पे 4x² है। 4x² यहाँ पे एक पद है, आसान प्रश्न था। और एक पद जो है देख लीजिए, a+6 जब होगा तो उसको बाइनोमियल द्विपद बोलेंगे, जब 2 टर्म है, और जब 3 टर्म होंगे तो उसको त्रिपद बोलेंगे। सिंपल सा है। जब एक पद होगा 4x² एक ही पद है, a+6 द्विपद है। फिर बहुपद किसको बोलते हैं, तो इस तरीके का जो होता है बहुपद भी बोलते हैं 2 से अधिक को। अब जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी हैं, अब इनको आपको अगले क्लास में दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट लाइक जरूर करें और साथ में क्विज में जाके प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करें टाइम टू टाइम, और शॉर्ट्स जरूर देखते रहें। शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री आसान कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स आसान करने का हम प्रयास अपने मेहनत से कर रहे हैं। और आप सभी वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दिए, कम से कम लाइक जरूर कर दिया करें। हमारा भी जो एक मॉरलिटी है वो बना रहे, हमारा भी जो एक जोश है वो बना रहे आपको लेकर। और हज़ार व्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो है मुश्किल से 100 लोग लाइक करते तो अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो आप लोग कम से कम लाइक कर दिया करिए, मत कमेंट कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सफल होइए। धन्यवाद आप सभी का।